नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक और तस्वीर लेकर। कैसे कोई समाज पीड़ा का दंश सहने के बाद परोपकार का अमृत बरसाता है। विभाजन की त्रासदी को झेलने के बाद कैसे कोई समाज संयोजन की सार्थकता को सिद्ध करता है। कैसे कोई समाज अखंड भारत के सपने को लेकर आज भी जीता है और कैसे यही एक समाज एक भारत श्रेष्ठ भारत की सर्वश्रेष्ठ तस्वीरों में से एक तस्वीर को पेश करता है। सन 47 के जून का महीना गर्मी मौसमी थी और राजनीतिक भी। वातानुकूलित कमरों में इस गर्मी को महसूस किया जा रहा था। फैसला हुआ भारत के विभाजन का और तारीख 15 अगस्त 1947। आजादी का मलहम लगाया गया विभाजन की नोक पर। साल 1947 में जो लकीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खिंची, उसने न जाने कितने परिवारों से उसकी मिट्टी, घर, दहलीज को रुस्वा कर दिया। खाली हाथ, सूनी आंखें, बेबस मन लिए लाखों की तादाद में हिंदू समाज विभाजित हिंदुस्तान की धरती पर दाखिल हुआ, जिसमें सिंध प्रदेश से आए लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। विभाजन का एक दर्द ये भी कि भारत से मुस्लिम समाज का पलायन 1954 में समाप्त हो गया, पर पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन आज भी जारी है। 97 में मैंने इंडिया शिफ्ट किया था। मैं एक्चुअली जो है अपना कंडीशंस ऐसी थी कि वहाँ की जो मिनॉरिटी है, जो सिंधी हिंदू मिनॉरिटी है, उसके लिए रहना जो है वहाँ मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे 97 में मैंने इंडिया शिफ्ट किया था। बावजूद इस दर्द के, पीड़ा के, सिंधी समाज आगे बढ़ रहा है। देश के विभिन्न प्रांतों में रहते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए काम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सिंध हिंदुस्तान से अलग हो गया तो काफ़ी सिंधी यहाँ शिफ्ट हुए। सिंधी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 1% के आसपास है, लेकिन उसके बाद भी सिंधियों ने आज तक हिंदुस्तान को अपना वतन ही समझा है, वो चाहे पार्टीशन से पहले हो या पार्टीशन के बाद हो। और उस पे जो है अपना सिंधी शुरू से एक अच्छी सोच की एक बिज़नेस कम्युनिटी रही है, कुछ करने की उसमें लगन रही है। तो उन्होंने अपना हिंदुस्तान के लिए जितना योगदान था उससे शायद कुछ ज़्यादा ही दिया है उसको। सन 47 में देश विभक्त होता है। तो जब देश विभक्त होता है, एक तरफ स्वतंत्रता के खुशी के आंसू होते हैं और एक तरफ देश के विभाजन का दर्द भी होता है। लेकिन उस दर्द की त्रासदी को भोगने वाला सिंधी समाज जब यहाँ आता है तो विविध प्रांतों में वो स्थिर होता है। महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, दिल्ली में जाता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, राजस्थान में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, दक्षिण भारत में जाता है। और इसीलिए अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि वो खीर खंड हो जाता है, जिसको आप समझें कि दूध में चीनी की तरह मिल जाता है। दूध में वो तेल की तरह या पानी की तरह नहीं मिलता कि आप जिसे अलग कर सकें। अब आप सिंधी समाज को उस क्षेत्र से अलग होता हुआ देख ही नहीं सकते। तो अखंड भारत का जो स्वप्न है वो सिंधी समाज की आंखों से देखने जैसा है। और जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का भावबोध है, उसको अगर समझना है तो आपको सिंधी समाज के रहन सहन को, उसके खान पान को, उसके व्यवहार को और उसकी अपनी भारत देश के प्रति जो आत्मीय बोध है, जो भारत देश के प्रति सम्मान का बोध है, उस देश के प्रति जो श्रेष्ठता का बोध है, वो सिंधी समाज में आपको दिखेगा।
कड़ी चावल एक बार बार बनाने का घर में तात्पर्य ये भी है कि हमारा जो कल्चर है, मैंने भी अपनी दादी नानी उनसे ही सीखा था। पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कितनी प्राचीन डिश है, तो हम बच्चों को भी बार बार खिलाते हैं, कड़ी चावल बहुत शौक से खाते हैं। और मैं एक बात कहूँगी, हम सिंधी बहुत दिल से बनाते हैं अपनी डिशेस, उसमें हमारा प्यार आ जाता है तो हमारी चीज़ शायद ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अखंड भारत पर जब पहला मुगल आक्रमण होता है तो राजा दाहिर का जिक्र आता है। विदेशी आक्रांताओं का जब भारत पर हमला होता है तब उनके साथ हुआ सिंध समाज का संघर्ष स्वर्णिम अक्षरों में चमकने लगता है। वक्त बदलता गया, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए सिंध समाज का जो सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना है वो हमेशा सामने आती रही। आप सिंधी समाज को अगर आपको समझना होगा तो आपको सिंध को समझना होगा। सिंध को समझे बिना सिंधी समाज को नहीं समझा जा सकता है। भूमि से ही भाषा उद्भव होती है। तो सिंध का क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान नए बने देश पाकिस्तान का क्षेत्र है, ये अखंड भारत का वो ऐसा हिस्सा है जो भारत से ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखें तो भौगोलिक समस्याओं के कारण, सीमाओं के कारण कभी जुड़ता रहा और कभी टूटता रहा। लेकिन जो अंडरलाइन करने वाली बात है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसको हम भारत की प्राचीन सभ्यता कहते हैं, और सिंधु नदी के तट पर ही वेदों की रचना हो रही है। अब वेद हमारे भारतीय दृष्टि से देखें तो वो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। वेद अगर वेदों को समझना है तो भारत को भारत की दृष्टि से समझना होगा। तो जब आप वेदों को समझेंगे तो आपको सिंध की तरफ जाना ही होगा। तो सिंध की धरा पर, सिंध की उस भूमि पर जहाँ पर सिंधु दरिया, सिंधु नदी बह रही है, वहाँ से प्रवाहित हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर ऋग्वेद की रचना हो रही है। और ऋग्वेद की जब रचना हो रही है तो अर्थात उस भूमि को मूल के रूप में लिया जा रहा है। भारत को इसीलिए सिंधुस्तान भी कहा गया है। और चूँकि स का उच्चारण कुछ विदेशी आक्रांता नहीं कर पाते थे, तो इसलिए उन्होंने स के उच्चारण को ह किया और सिंधुस्तान जो इसका मूल स्थान है उसे वो हिंदुस्तान के रूप में जानने लगे। विभाजन के बाद सिंध क्षेत्र से आए लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में अपना आशियाना बनाना शुरू कर दिया। मुंबई में पहुंचे शरणार्थियों ने अपना मुकाम बनाना शुरू किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में ये सिंधी समाज के लोग शरणार्थी के रूप में पहुंचे। जो हमारे फादर बताते थे हमारे को, तो वहाँ बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को खाली करके आए वहाँ से, फिर बिखर गए यहाँ पे। असल में सिंधी वहाँ तो सिंध में इकट्ठे थे, यहाँ किसी का तो जहाज कहाँ चला गया, कोई रेल पे किधर पहुँचा, कोई किधर कोई किधर, तो वो बिखर गए असल में सिंधी सारे। बिखरने के बाद भी उन्होंने अपनी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो भी नहीं छोड़ी, और जो मेहनत पुरुषार्थ था वो भी नहीं छोड़ा, और उसके साथ समाज के साथ भी जुड़े रहे। अपनी सिंधी समाज की संस्कृति और उसकी छाप लिए इस समाज के लोगों ने क्षेत्रीय बोली, भाषा, संस्कृत में अपने आप को आत्मसात तो किया, लेकिन साथ ही अपनी सिंधी संस्कृति को भी जिंदा रखा। सिंधियों में एक अच्छी सलाहियत है कि वो वहाँ की कम्युनिटी में वो उसको अडॉप्ट कर लेती है अपने साथ साथ। वो जहाँ जिस स्टेट में या जिस उसमें एटमॉस्फेयर में रहती है, उस अपने साथ अपनी कम्युनिटी के साथ उसको भी अडॉप्ट कर लेती है। तो वहाँ पे उनको काम करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, क्योंकि वो उसी ज़मीन से, उस लोगों से उतना ही प्यार करना शुरू करते हैं जितना अपने लोगों से होता है। इसका लाभ ये हुआ कि सिंधी समाज के लोगों ने अलग अलग प्रांतों और राज्यों के बीच सेतु का काम किया और देश की एकता और अखंडता के दूत के रूप में सामने आए। सिंधी समाज के होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम लघु भारत या एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर के रूप में दिखते हुए नजर आए। जब विभाजन के काल में सिंधी समाज जब यहाँ पर प्रव्रजन करके आता है, माइग्रेट करके आता है, तो वो तो अपनी पूरी ज़मीन, पूरी जन्मभूमि छोड़ करके आता है।
और जब वो पूरी ज़मीन और पूरी जन्मभूमि छोड़ करके आता है तो वो उन वर्जनाओं से मुक्त होकर के आता है जो आज भी भारत में उन वर्जनाओं को लोग लेकर के जीते हैं कि मैं इस क्षेत्र का हूँ, मैं उस क्षेत्र का हूँ। और सिंधी समाज उस क्षेत्र से इतर होकर के उस वर्जना को तोड़ता है और कहता है कि हम पूरे भारत के हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्वप्न है आदरणीय मोदी जी का, वो इससे कहीं बेहतर जुड़ करके देखा जा सकता है। सन 712 पहली बार मुगल भारत में दाखिल हुए तो उनके आक्रमण को सबसे पहले सिंध के निवासियों को ही झेलना पड़ा। तत्कालीन शासक दाहिर सेन का मोहम्मद बिन कासिम के साथ संघर्ष इतिहास में दर्ज हो गया। हालांकि इसमें दाहिर सेन को हार का सामना करना पड़ा। तो जो सिंध है वो भारत का मुख्य द्वार है और उसी के द्वारा जब प्रवेश करता है तो उस समय एक मुस्लिम आक्रांता जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है, सन 712 में वो आता है और भारत की उस भूमि में प्रवेश करता है और राजा दाहिर सेन परास्त होते हैं, जिन्होंने बहुत ही योद्धापूर्वक उस देश की रखवाली किया। बारह 50 सालों की गुलामी और अंग्रेजों के शासन से आजादी के बाद हुए विभाजन के दर्द ने इस समाज की आत्मा तक को झकझोर दिया। एक बात और आनंददायक है इस दर्द में भी, सिंधु से हिंदू की और हिंदुस्तान की पहचान है और सिंधु के किनारे पर ही सिंध था और सिंधी समाज था और इसलिए सिंधु यह भारत की आत्मा है, यह भारत की पहचान है। इसको जीवंत करने के लिए लोगों के मन में ये भाव आ गया था कि शायद पूरी की पूरी सिंधु जो है वो पाकिस्तान में चली गई है, उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं बचा है। मैं जब जम्मू कश्मीर का प्रचारक बनकर लद्दाख गया, उससे पहले भी मालूम था, मैंने प्रत्यक्ष सिंधु के दर्शन किए, तब मुझे लगा कि सारे सिंधी समाज में जान फूंकने के लिए और सारे भारतीय समाज में एकजुटता और उसके अंदर संवेदनशीलता लाने के लिए सिंधु को केंद्रित करके कार्यक्रम करना चाहिए और जिसके कारण पूरा देश फिर से सिंधु को देखने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए, उसके और किनारे पर कुछ दिन रहने के लिए इस उत्सव में आने लगा। उत्सव के अतिरिक्त दिनों में भी आने लगा। सिंधी समाज के व्यापारिक कौशल और सामाजिक एकता से इस समाज ने न केवल खुद तरक्की की बल्कि देश को आर्थिक तौर पर भी मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। भारत ने सिंधी समाज को पोषण भी दिया, परंतु सिंधी समाज के अंदर जो होनहार लोग थे उन्होंने और सिंधी समाज की संस्थाएं गठित की, जिसमें सबसे बड़ी संस्था भारतीय सिंधु सभा बनी और इस प्रकार से उसने सारे देश के अंदर और विश्व में रहने वाले फैले हुए सिंधी समाज को एकजुट बनाकर और उनकी धर्म के प्रति और देश के प्रति और भाव बना रहे और सिंधी भाषा, सिंधी संस्कृति को भी वो जिए, इसके लिए हिमालयन रूप से काम किया है। जैसा कि वहाँ पाकिस्तान में हमारा एक सिंध प्रदेश था, वहाँ सिंधी सीमित था, तो वहाँ तो सिंधी हो गया ना वो, तो यहाँ आके बिखर गए। अब बिखरने को कैसे जोड़ा जाए, तो उसको वहाँ के फिर जो हमारे दरबारें हो गई या कई ऐसे प्रोग्राम्स हो गए जहाँ वो इकट्ठे होने लगे, तो आज सारे के सारे लोग आज दिल्ली में भी आते हैं, इस दरबार में भी आते हैं। वर्तमान में भारत में सिंधी लोगों की संख्या लगभग 50 लाख के करीब है। सिंधी लोगों के आराध्य भगवान झूलेलाल हैं और यह लोग भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्टी चंड के रूप में मनाते हैं।
सिंधी लोग व्यवसाय में बहुत कुशल होते हैं और इनके व्यापार करने की समझ और क्षमता बहुत अच्छी होती है और तभी सिंधी लोग धनी होते हैं। देश की एकता और अखंडता की जब हम बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक रूप से भी लागू होता है, ये सामाजिक रूप से भी लागू होता है और आर्थिक रूप से भी लागू होता है। प्रांत और सरहदों से पार संगीत की सीमा होती है और शायद जब हम सिंधी समाज का जिक्र करते हैं तो एक गीत बहुत फेमस है और वो गीत कौन सा है वो हम ज़रूर आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। हो लाल मेरी, लाल मेरी, हे लाल मेरी बात रखियो जला झूले लालन वेणिया सिंधड़े जा शकी जा लाल कलंदर ओए दमादम मस्त कलंदर अली दम बंदे अंदर लाल मुंजी पत रख जाए भला हो लाल मुंजी पत रख जाए भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण जा ओ मुंहिंजा झूले लालण दमादम पीअ वसाए सभिनि जूं आशूं पुॼाए ओ दमादम पीअ वसाए ओ लाल मुंहिंजी पत रख जाए भला झूले लालण ओ लाल मुंहिंजी पत रख जाए भला झूले लालण सिंधड़ीअ दा सेवण दा ओ मुंहिंजा झूले लालण दमादम पीअ वसाए सभिनि जूं आशूं पुॼाए ओ दमादम पीअ वसाए ओ लाल मुंहिंजी है लाल मुंहिंजी। सिंधी समाज हजारों वर्षों से अमन और शांति का उपासक रहा है। इसकी गवाही मोहनजोदड़ो के खंडहर देते हैं। वहां से हमें किसी भी तरह के हथियार के अवशेष नहीं मिले। देश के बंटवारे से पहले भी सिंध भूमि पर हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, लेकिन विभाजन के बाद ये खाई गहरी हुई। ऐसा है कि सिंधी कभी भी लड़ाऊ कौम नहीं है, वो अपने में ही राजी रहती है। बाकी ये डोनेशन भी देते हैं, अभी भी डोनेशन इंडिया के वर्ल्ड के अंदर सिंधी 3rd नंबर डोनर है। सिंधी समुदाय की भाईचारे वाली छाप उनकी विरासत है। वो आज भी अपने इसी स्वभाव में जाने जाते हैं। वो आज भी अपने इसी स्वभाव से लोगों को अपना बनाते हैं और इसी स्वभाव के चलते उन्होंने देश में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। सिंधी समाज का जो भावबोध है वो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भावबोध है। तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ भारत माँ तुझे कुछ और भी दूँ। इस भावबोध के साथ सिंधी समाज भारत में अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए वो कभी नहीं कहता है कि हमें अपना कोई एक मुल्क दे दीजिए, हमें अपना क्षेत्र दे दीजिए, वो कभी नहीं कहता है। इसलिए क्योंकि वो जानता है कि समाज का उत्थान देश का उत्थान है, समाज की प्रगति देश की प्रगति है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ ऐसे नामों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन जब हम उन्हें सिंधी समाज से जोड़कर देश की एकता और अखंडता के साथ जोड़कर जब हम उनकी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई इस बात में दम तो है। तो कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह।
देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। पहुंचे किस मार्ग से हम भटकते भटकते, पहुंचे किस मार्ग से हम भटकते भटकते, हाँ देखो इस सफर में सिंध को कौन जुदा कर सका है सिंधियों के दिल से। सिंध यहाँ भी, सिंध वहाँ भी। ये पंक्ति, ये कविता मशहूर कवि श्रीनारायण श्याम द्वारा उस वक्त लिखी गई थी जब सिंधी समाज विभाजन की त्रासदी से गुजर रहा था। उस वक्त जब उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था, तन पर कपड़ा नहीं था, घर नहीं था, छत मैसर नहीं थी, उस वक्त सिंधी समाज के ऊपर ये कविता लिखी गई थी। लेकिन सलाम उस जज्बे को जिसने सिंधियों को, सिंध समाज को हौसला दिया। आज सिंधी हर जगह हैं, या यूं कह सकते हैं कि सिंध समाज की आत्मा में भारत रच बस गया है और भारत की आत्मा में सिंध समाज एकाकार हो गया है। आज के समकालीन परिदृश्य में देश की राजनीति के शिखर पर मौजूद लाल कृष्ण आडवाणी, आध्यात्मिक गुरु दादा बासवानी, मशहूर कानूनविद राम जेठमलानी, डॉक्टर HL हीरानंदानी, न जाने और कितने नाम। ये नाम अपने आप में संघर्ष की गाथा हैं और देश में इनके योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। सिंधी भाषा जो विदेशी लिपि में थी उसको स्वदेशी लिपि के अंदर भी और उन्होंने परिवर्तन करके साहित्य छापना शुरू किया और इस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति में जो अनेक प्रांतों के अनुसार संस्कृतियां हैं, जैसे मलयाली है, बंगाली है, असमिया है, ऐसे सिंधी भी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, कश्मीरी है, डोगरा है। तो इस प्रकार से और उन्होंने अपने उस संस्कृति को, धरोहर को संभाल कर रखा। अपने दर से दरबदर हुए सिंधी समाज की अब ये पहचान है कि अब वो ग्लोबल हो चुका है। जिसके सर पर कभी छत नहीं थी, आज ये कहा जाता है कि उसके सर का सूरज कभी डूबता नहीं है। देश के विकास में योगदान तो किया ही किया हुआ, साथ ही साथ देश के नाम को 7 समंदर पार तक पहुंचाया। अपना विकास तो किया ही, साथ ही साथ समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको लेकर भी चला बगैर किसी भेदभाव के। और शायद इसी भावना के चलते अपनी भूमिका है देश के एकता और अखंडता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को निर्माण के लिए, उस भूमिका में ज़बरदस्त योगदान सिंधी समाज ने दिया है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। संघ